दोस्तों, विज्ञान तो सालों से प्रगतिशील रहा है और इंसानियत आज टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। लेकिन फिर भी अभी तक इंसानों की एलियंस को लेकर तलाश खत्म नहीं हुई है और ना ही आज तक किसी विकसित एलियन प्रजाति का अता पता चला है। पृथ्वीवासी अब मंगल के निवासी भी हो चुके हैं और पृथ्वी से कुछ लोग मंगल पर भी जाकर बसे हैं। मार्स की कॉलोनाइजेशन तो 2035 से ही शुरू हो चुकी थी और भूतपूर्व जीनियस पर्सन एलॉन मस्क के द्वारा मार्स पर नोआ नाम का एक शहर भी बसाया गया था, जो कि आज फल फूल रहा है। और मंगल ग्रह पर इस शहर की जनसंख्या आज 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। बीते साल यानी कि सन 2090 में एलियंस के अस्तित्व की कुछ जानकारियां मिली थी। हमारे सोलर सिस्टम से ठीक 25 प्रकाश वर्ष दूर अभिजीत यानी वेगा नाम का तारा है और इस अभिजीत यानी वेगा तारामंडल में 7 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक प्लैनेट हूबहू पृथ्वी की तरह दिखता है और यहाँ पर पानी भी मौजूद है। और हमारे वैज्ञानिक सालों से इस तारामंडल पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस वेगा तारामंडल में जो पृथ्वी जैसा ग्रह है उसका नाम है P3, जहाँ जीवन होने की पूरी संभावना है। ऊपर से ये तारामंडल और ये प्लेनेट बहुत ही पुराने हैं और इसके आसपास और कोई भी हैबिटेबल प्लेनेट भी नहीं है, इसलिए इस P3 नाम के प्लेनेट पर जीवन के पनपने की बहुत ज्यादा संभावना है। हमारे वैज्ञानिक सालों से इस वेगा तारामंडल पर एक मिशन भेजने का आयोजन कर रहे थे ताकि हम इंसान वहां जाकर ये समझ सकें कि वेगा तारामंडल में वहां के प्लैनेट्स कैसे हैं और प्लैनेट P3 पर जीवन सृष्टि किस तरह से पनपी है। हाँ, ये मिशन अपने निश्चित समय से थोड़ा डिले तो हो गया है और इसके डिलेड होने का कारण था स्पेस टाइम वर्क टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों की एक लेकिन एक्सीलेंट आविष्कार है और इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग लंबे समय तक पूरी नहीं हुई, इसलिए वेगा तारामंडल पर जाने का हमारा मिशन थोड़ा डिले हो गया। वेगा सिस्टम हमसे 25 प्रकाश वर्ष दूर है और अगर यहाँ से वहाँ हम प्रकाश की स्पीड से जाएं तो भी 25 साल लगेंगे और वहाँ पर केवल अपनी मुंह दिखाई करके वापस भी आ जाएं तो हमें वापस आने में 25 साल और लगेंगे। ऐसे ही किसी इंसान के 50 साल बीत जाएंगे और वो भी प्रकाश वर्ष की स्पीड से जाने पर। लेकिन सच तो ये है कि हम लाइट की स्पीड से नहीं जा सकते हैं। हाँ, लाइट की स्पीड के 99% स्पीड से जा सकते हैं और इस गति से भी वहां जाने में लाखों साल लग जाएंगे। साइंस फिक्शन के लेखन की कल्पनाओं में भी स्पीड के इस बैरियर को पार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब स्पेस टाइम वर्क टेक्नोलॉजी नए आविष्कार के रूप में ऐड हुई है और विज्ञान आज पहले के मुकाबले में लाखों गुना ज्यादा विकसित हो चुका है। स्पेस टाइम टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि अंतरिक्ष यान के फ्रंट में यानी कि उसके आगे 50 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी मशीन या यूं कहें कि एक अत्याधुनिक इंजन बनाया जाता है और इस मशीन में छोटे छोटे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाले नैनो फिल्टर और नैनो मशीन्स फिट की गई हैं। और ये मशीन जब स्पेस में अपनी गति पर चलेगी तो अपने आगे एक बहुत ही छोटा नैनो ब्लैक होल का निर्माण करके स्पेस टाइम में एक मरोड़ पैदा करेगी और ये स्पेस शटल जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे टाइम में मरोड़ पैदा होती जाएगी और वह अपने समय से और भी ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ गति कर पाएगा और इस टेक्नोलॉजी से 100 साल का समय भी सिर्फ 30 सालों में पूरा हो सकता है और वो भी कॉस्मिक स्पीड लिमिट के नियम को तोड़े बिना। और अपने जीवन के 30 साल को स्पेस में कुर्बान कर सकें ऐसे एस्ट्रोनॉट्स भी मिल चुके हैं और आखिरकार आज साल 2100 में वो दिन आ ही चुका है जब हमारी पृथ्वी से इंसान वेगा तारामंडल पर जाएंगे और इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन वेगा। पूरे विश्व की तरफ से मिशन वेगा को सफल करने की जवाबदारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने उठाई है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री वेगा तारामंडल पर भेजे जाएंगे, जिसमें से 2 भारतीय हैं, एक अमेरिका से और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, जिसमें भारत के कैप्टन मंत्रा और दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कैप्टन कविता है। अमेरिका से कैप्टन जेम्स स्कॉट हैं और यूरोप से कैप्टन डेव रेमन है। पृथ्वी से ये 4 साहसिक अंतरिक्ष यात्री अनजान दुनिया की खोज में निकल पड़े हैं और 30 साल तक होने वाले इस सफर में मानसिक और शारीरिक परिणाम भी उन्हें अंतरिक्ष में भुगतने होंगे। मिशन वेगा पृथ्वी से वेगा तारामंडल की ओर पूरे जोश से रवाना हुआ। स्पेसशिप पृथ्वी से होता हुआ चांद के पास से गुजरा और फुल स्पीड हासिल करने लगा और इस बीच उसका अगला इंजन शुरू हुआ और स्पेस टाइम में मरोड़ के
कारण वो बेहद स्पीड से वेगा स्टार सिस्टम की ओर बढ़ने लगा। पृथ्वी से निकले इस स्पेसशिप को महज 1 साल ही हुआ था कि अंतरिक्ष यात्रियों के बीच अंदरूनी कलेश होने लगे और ये एक इंसानी फितरत है और इस फितरत के सामने अंतरिक्ष यात्रियों को लड़ना था। इन सभी चीजों की उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन फिर भी परिस्थिति का सामना करना बहुत कठिन था। पर फिर भी कुछ भी करके अपने ह्यूमन नेचर पर कंट्रोल रखकर और एक दूसरे का जितना हो सके उतना सपोर्ट करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में 10 साल निकाल दिए। इन अंतरिक्ष यात्रियों के पास लंबे समय तक नींद की अवस्था में जाने का विकल्प था, लेकिन जितना हो सके उन्होंने उसे उतना टाला, क्योंकि शरीर को लंबे समय तक सुलाए रखने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इसीलिए इस अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट में उन्होंने अपने होम प्लेनेट पृथ्वी की दिनचर्या को फॉलो किया और खुद को सुलाने का प्लान कैंसिल कर दिया। एस्ट्रोनॉट इस सफर में बारी बारी से सोते थे और इस सफर में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट भी किए। इस लंबे सफर में अंतरिक्ष यात्रियों ने खुद का मनोरंजन करने के लिए अपने परिवार के वीडियोस देखे, एंटरटेनमेंट मूवीज देखी और एक दूसरे को जितना हो सके उतना साथ देकर मनोरंजन करते रहे। फिलहाल वो डीप स्पेस का सफर कर रहे थे। उनका पृथ्वी से वेगा स्टार सिस्टम तक पहुंचने का वन वे सफर करीब 12.5 सालों का था और उन्हें पृथ्वी से निकले हुए करीब 10 साल बीत चुके थे और वह अपनी मंजिल से वक्त के फैसले में करीब 2.5 साल दूर थे। इस जगह से पीछे देखने पर हमारा सोलर सिस्टम नहीं दिख रहा था, बस ढूंढने पर एक छोटे से तारे जैसा बिंदु दिख रहा था जो कि हमारा सूर्य था और वह कई सारे चमकीले तारों में से एक था। पृथ्वी का ये अंतरिक्ष यान आकाश में डीप स्पेस में अंधकार के बीच से गुजर रहा था। यान में सिर्फ कैप्टन कविता जाग रही थी और तीनों क्रू मेंबर सो रहे थे। अंतरिक्ष में दिन और रात जैसा कुछ नहीं होता, बस चारों तरफ अंधकार होता है। कैप्टन कविता अपने इस सफर का बारीकी से कैलकुलेशन कर रही थी कि अचानक उन्हें लगा कि कोई चीज उनके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ा रही है। कैप्टन ने जब पूरे यान को चेक किया तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद कविता ने आउटर स्पेस में देखा तो बाहर कोई बड़ा सा ग्रह या कोई तारा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई चीज अंतरिक्ष यान को अपनी तरफ खींच रही है और उस चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ रहा था। कविता ने तुरंत कैप्टन इंचार्ज मंत्र को और बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स को नींद से जगा दिया। उसने पूछा कि सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इतनी सारी ग्रेविटी कहां से आ रही है। कैप्टन मंत्र ने लाइन संभालते हुए एक्सरे डाटा को एक्टिवेट किया और जांच करने पर बोल पड़े कि हमारे आसपास जरूर कोई ब्लैक होल है। ये सुनकर तीनों अंतरिक्ष यात्री की आंखें फटी की फटी रह गई। कैप्टन मंत्र बोले कि कैप्टन, जल्द ही हमारे यान की दिशा बदल दो और स्टॉक बोले ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ। इसके बाद कैप्टन मंत्र बोले कि जल्द से जल्द इस यान को जितना हो सके यहाँ से दूर ले जाओ, नहीं तो हम हमारी पृथ्वी पर वापस कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कैप्टन कविता भी ये सुनकर हैरान थी और उन्होंने भी थ्योरी में पढ़ा था कि ब्लैक होल के आसपास टाइम कितना धीमा हो जाता है। यान में चारों अंतरिक्ष यात्रियों के पसीने छूट रहे थे। उन्होंने ब्लैक होल और उसकी थ्योरी को पढ़ा तो था, लेकिन जब इसका प्रत्येक सामना हुआ तब उन्हें पता चला कि ये कितना खतरनाक होता है। वो लगातार यान को भगाते रहे और कुछ समय बाद उनका यान ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर आ गया और अब वो लोग सेफ थे। हम वहाँ मुसीबत से बाहर निकल गए। अब कविता ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि थैंक गॉड, हम वहाँ मुसीबत से बाहर निकल चुके हैं। फिर इसके बाद कविता ने कैप्टन मंत्र से पूछा कि सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम किसी ब्लैक होल के पास थे तो ब्लैक होल के आसपास उसके बॉर्डर पर कोई रोशनी क्यों नहीं दिखाई दी। ब्लैक होल आखिर इतना अदृश्य कैसे हो सकता है। कविता, मैं मानता हूँ कि इस तारे की मृत्यु अपनी पूरी रोशनी खत्म करके हाल ही में पिछले कुछ हजार सालों में हुई होगी, पर ब्लैक होल प्रकाश को भी अपने पार नहीं जाने देती। लेकिन इस ब्लैक होल के आसपास कोई चट्टान, कोई सड़क, कोई ग्रह या कोई ऐसा तारा नहीं है जिसे ये ब्लैक होल खा जाए और इसके इवेंट होराइजन में फंसने से पहले कोई रोशनी पैदा करे। इसके कारण ये ब्लैक होल पूरी तरह अंधकार में था और हमें इसकी भनक भी नहीं थी। कैप्टन मंत्र ने अनुमान लगाते हुए कहा और इसके बाद वो वेगा स्टार सिस्टम की ओर अपने यान को ले गए। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 और हम जल्द ही आपको पार्ट 2 में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।